स्वागत है आपका हमारी रैपिड पाठशाला में। स्पेशली आप लोगों को जो बोर्ड की परीक्षा आती हैं, स्पेशली क्लास 10th के और 12th के, उनको ध्यान में रख के ये सीरीज स्टार्ट की गई है। तो अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके विज्ञान के भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के अध्याय की। फिजिक्स का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, सुना होगा आप लोगों ने। शुरुआत यहीं से करते हैं। देखो, हम लोग चलेंगे फुल स्पीड में, क्विक, क्योंकि ये क्या है, क्विक रिवीजन। हम ये मान के चल रहे हैं कि चीजें कुछ आपको आती हैं। बेसिक चीजें जो आपको नहीं आ रही हैं या जिन चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं है, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उनको हम थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे जब हमारा रैपिड रिवीजन कोर्स, जो हम 1 महीने में साइंस के सारे सब्जेक्ट को यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इनको पर चैप्टर कंप्लीट करने के मतलब प्लान में है। आप लोगों का सहयोग जरूरी रहेगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिएगा जो भी त्रुटियां होंगी या गलतियां होंगी। बना रहे हैं वीडियो पहली बार, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो एक्सप्लेन कीजिएगा, या जहाँ पे लगता है कि आपको ये वीडियो और करेक्ट हो सकता था तो कृपया सारे सुझाव आपके स्वीकार्य हैं। आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के डाल। शुरुआत करते हैं। फिजिक्स के चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिसिटी। सबको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर है तो इसमें क्या क्या होता है। पर अगर हम जानना चाहें कि आप इलेक्ट्रिसिटी से समझते क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपके दिमाग में तुरंत आता होगा, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी है तो इसका मतलब सर चार्ज भी होगा, क्योंकि बिना चार्ज के कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज को लिखने का पैटर्न होता है क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज इज रिटन एज अ क्यू। क्यू रिप्रेजेंट करता है चार्ज को। कहीं कहीं पे ये कैपिटल क्यू के टर्म्स में लिखा जाता है, कहीं कहीं पे स्मॉल क्यू से आप लिख सकते हैं, दोनों। क्यों होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर वायर में, तो वायर में तो कहते हैं कि करंट फ्लो हो रही है। तो करंट फ्लो हो रही है तो करंट क्यों फ्लो हो रही है? क्योंकि उसमें चार्जेस फ्लो होते हैं। चार्जेस फ्लो होते हैं, दैट मीन्स द क्यू फ्लो हो रहा है। तो क्यू है क्या बेसिकली? क्यू इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स possessed in a conducting wire in a given लेंथ या इन अ यूनिट लेंथ। एक पर्टिकुलर लेंथ में जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे वो उसका क्या हो जाएगा? नेट चार्ज। तो हम क्यू के नंबर की बात करते हैं तो क्यू विल बी इक्वल्स टू एन ई। एन क्या है? एन रिप्रेजेंट करता है यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है? ई इज अ चार्ज। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उम्मीद है सबको पता होगा। नहीं पता तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू होती है आपकी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस होते हैं। तो ये तो हो गया चार्ज की एक यूनिट चार्ज। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं तो जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे, फार्मूले की बात करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न आता है तो वहां पे अगर सवाल लिखा हुआ है डिफाइन करने को, तो कोशिश करना डेफिनेशन की जो वर्ड है, लैंग्वेज है, उसके साथ आप फॉर्मूला और यूनिट जरूर चस्पा कीजिएगा। जैसे अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज का जो फॉर्मूला है ये Q इक्वल्स टू एन ही हो जाएगा, और इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी? एक चार्ज पे जितना यूनिट है, क्योंकि नंबर की तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की जो यूनिट थी वो क्या थी? कूलम थी ना। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा क्या? कूलम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम। कूलाम हिंदी में बोलते हैं, कूलम्ब लिखते हैं, बी यहाँ पे साइलेंट माना जाता है। कूलाम साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक फोर्स बताया था जो अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स लगते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो चार्जेस हम पढ़ते हैं किसके टर्म्स में? प्रोटॉन के टर्म्स में और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्जेस और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन सबकी वैल्यू कितनी होती है? सेम होती है। कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जब चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है चार्ज के साथ क्या बहता है?
इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किससे लिखेंगे? सॉरी, अब जब चार्ज की बात पूरी होती है तो चार्ज के बाद हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। सबको याद होगा इलेक्ट्रिक करंट, सब आई से रिप्रेजेंट किया जाता है वगैरह वगैरह समथिंग। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई से। इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? एक छोटी सी डेफिनेशन होगी, कहेंगे कि सर हमको तो पता है पहले से। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का क्या मतलब होता है यहाँ पे? रेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में, जैसे 1 सेकंड में 4 यूनिट, फिर अगले 1 सेकंड में 4 यूनिट, फिर अगले 1 सेकंड, तो एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में हो सकता है अगले सेकंड में 3 यूनिट आई हो। तो उस पर्टिकुलर यूनिट सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट? सो द अमाउंट ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको लिखते हैं हम क्या? I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्योंकि टी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर और क्यू मतलब चार्ज। एक टाइम के अंदर जितने चार्ज फ्लो होंगे वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होगी ये क्या होगी? एम्पियर। एम्पियर ही तो होती है। एम्पियर किसके इक्वल होती है? कूलम पर सेकंड, या कूलम सेकंड इनवर्स लिखा जाता है। कूलम को कैपिटल सी से और सेकंड को स्मॉल एस से। तो इसको रिप्रेजेंट करने का पैटर्न ये होता है कूलम सेकंड इनवर्स। इनवर्स मतलब तो जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। अपॉन में जब ऊपर वैल्यू चली जाती है तो माइनस चार्ज लगा दिया। तो ये हो जाती है इलेक्ट्रिक करंट आपकी। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है इसकी जो यूनिट हमने लिखी है एम्पियर, व्हाट इज एम्पियर? Ask the question, what is 1 ampere? So 1 ampere is the amount of 1 coulomb charge flow in 1 second in a current carrying conductor। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जितनी भी डिफिनीशन मेंशन करना है उसमें एक कॉमन वर्ड रहेगा, कौन सा? इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कौन सा? करंट कैरिंग कंडक्टर, करेक्ट। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया आपका, इलेक्ट्रिक करंट हो गई। इलेक्ट्रिक करंट के बाद एक टर्म आता है, जाना पहचाना सा सुना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लिखते हैं V, क्या हो जाता है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अब जैसे नाम आया यहाँ पे देखो पोटेंशियल, इससे पहले कहीं नाम सुना था इलेक्ट्रिसिटी के अलावा? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते समय तो सुना ही होगा। इससे पहले पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना था। एनर्जी मतलब ऊर्जा, जो एनर्जी फ्लो हो रही है पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसको। जो एक स्टेबल फॉर्म में जब भी कोई सब्सटेंस प्रेजेंट होता है तो उसमें जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, mgh के इक्वल होती है। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे आया है, इसका मतलब यूटिलाइजेशन होगा यहाँ पे क्या? एनर्जी का। अब एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से कोरिलेट कर पाओगे तो याद होगा कि वर्क जो होता है वो चेंज ऑफ एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर वर्क के रेस्पेक्ट में मेजर करें तो माना जाता है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव एक टेस्ट चार्ज होता है, इस टेस्ट चार्ज को इसके पास अगर ला रहे होंगे तो जाहिर सी बात है इसके पास सराउंडिंग में एक फील्ड होगी। इमेजिनरी फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो थ्योरीज हैं, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप, इस क्लास में आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे जब बात करेंगे टू ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से, मतलब अगर हम बात करें ये अनंत दूरी पे है, हमें नहीं पता है कितना है, हो सकता है ये 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, छोटी से छोटी भी, बड़ी से बड़ी भी, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर
डिस्टेंस से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके एक चार्ज बॉडी के पास लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू बी डन for bringing a positive test charge from infinity distance to a charge carrying conductor या charge carrying body. तो ये क्या हो जाता है? W अपॉन Q. Q क्या कौन सा Q होता है यहाँ पे? इस बॉडी का चार्ज नहीं होता है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का चार्ज होता है, ये ध्यान रखना. तो जब यहाँ पे हम बात करेंगे V की, तो V क्या हो जाएगा? W अपॉन Q. W की यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलम, या इसको जूल कूलम बोलते हैं. इसी को बोलते हैं 1 वोल्ट. वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था. यूनिट इन्हीं के नाम पे रखी गई, इसका नाम रखा गया वोल्ट. वोल्टेज सेल्स मतलब जो सेल में वोल्टेज होते हैं उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, या वोल्टेज मेजर करने के काम आता है. वोल्ट या जूल पर कूलम इसकी यूनिट होती है. तो आपने पढ़ा चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. डिफिनीशन क्लियर है, फार्मूला और यूनिट. आइए पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड जो वे भी जो पढ़ा है हमने. जैसे हमने पढ़ा है क्या? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6 माइक्रोकूलम चार्ज इन अ वायर. तो मतलब क्या कहने का है कि इसमें पूछा गया सीधे सीधे तुमसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जब 6 माइक्रोकूलम का चार्ज एक वायर में फ्लो कर रहा होगा. तो एक वायर है जिसमें टोटल चार्ज कितना है? 6 माइक्रोकूलम का. तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों में से कई लोग ज्यादातर ये गलतियां कर देते हैं. जब भी एग्जाम में आप लिखते हैं तो कभी कभी क्या आप डेटा उठाते हैं और सीधे जो वैल्यू गिवन होती है उसको उठा के ऊपर नीचे करके इसी तरह एडजस्ट करके आंसर ला देते हैं. इससे काम आपका फिजिक्स में नहीं चलने वाला है. इससे काम आपका मैथमेटिक्स में चल सकता है, वहां फार्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. लेकिन यहाँ पे जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे सॉल्व नहीं होंगे तब तक आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे. ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, बट 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, सांत्वना पुरस्कार. तो आप चाहेंगे नहीं कि 1 नंबर हमारे कटे फ्री के, तो कोशिश कीजिएगा कि जो स्टेप्स होते हैं क्वेश्चन करने के वो फॉलो कीजिएगा. जैसे सबसे पहला काम करते हैं हम गिवन डेटा. अगर आप गिवन डेटा नहीं भी लिखते हैं तभी आपको नंबर मिलते हैं. लेकिन जो स्टेप मेन है वो है फार्मूला. अगर आप फार्मूला नहीं लिखते हैं और प्रॉपर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर डिडक्ट किए. तो ध्यान रखिएगा इस चीज को. सबसे पहले हमारे पास क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमें n निकालना है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या था? n हमें निकालना है. और गिवन क्या किया गया है? चार्ज. चार्ज यानी कि q. q कितना है? 6 माइक्रोकूलम, यही तो है चार्ज. अब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Q और N का क्या रिलेशन है? हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू NE. यही तो पढ़ा था ना, Q इक्वल्स टू NE. N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और Q मतलब टोटल चार्ज और E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप कोशिश कीजिए याद रह जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला होता है तो वहां स्टार्टिंग में गिवन किया जाता है और कभी कभी ये मिसिंग हो जाता है. तो बेहतर होगा आप याद कर लें. छोटी सी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19. 19 मतलब 19, 90 नहीं. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रही हो तो करेक्ट कर लेना इसको. Q इक्वल्स टू NE, राइट. तो जब हम यहाँ पे n की बात करेंगे तो व्हाट इज n? n इज q अपॉन e. q को e से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा. q यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? जब भी q लिखेंगे हम यहाँ पे माइक्रो को सॉल्ट आउट करके लिखेंगे, मतलब माइक्रो के फॉर्म में नहीं लिखेंगे हम इसको, सीधे सीधे लिखेंगे कितना? 6 इंटू माइक्रो का मतलब 10 टू पावर माइनस 6. उम्मीद है कैलकुलेशन तो आती होगी आपको. जैसे अगर हम बात करें 1 माइक्रोकूलम की तो ये होता है 10 टू पावर माइनस 6. 1 नैनोकूलम की तो 10 टू पावर माइनस 9. अगर 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये 10 टू पावर माइनस 10. 1
पिकोमीटर की बात करें या पिको कूलम की, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12। 1 वर्मीमीटर की या फेमेटोमीटर की बात करें तो ये हो जाएगा 10⁻15। और अगर 1 मिली कूलम की बात करें तो ये 10⁻6। तो ये अलग से कहीं नोट कर लेना, अगर याद रह जाए तो काफी अच्छी बात है, याद रख लेना। ठीक है, हो सकता है याद हो आप लोगों को, मतलब अब तो ये रैपिड रिवीजन की तरह चलाया जा रहा है कि मतलब रिवीजन क्लास है आपकी। जो चीज आप पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लें, ताकि बोर्ड्स में आपके एग्जाम में जाने से पहले आप ये कंफर्म रहें कि इस टॉपिक से जो भी आएंगे हम रिलैक्स हैं, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है छोटा सा, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, 6 × 10⁻6 अपॉन, अब यहाँ पे ई इज दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 1.6 × 10⁻19। अब देखो -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 अपॉन 1.6 × 10⁻6 × 10⁻19 की बजाय क्या हो जाएगा, +19। याद रहेगा, ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस। डेसिमल प्लेस शिफ्ट करोगे 16 हो जाएगा। अगर टेबल याद करो तो 16, टेबल याद है ना, 2 जा 32, 3 जा 48, 4 जा कितना हो जाएगा, 16 4 जा 64, ज्यादा हो जाएगा, 3 पे लगाएंगे 48, 12 रिमेनिंग 120, 120। और फिर अब 60 की टेबल कहां तक जाएगी, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 112 के बाद 8 बचेगा तो 7 5 आंसर हो जाएगा। और ये 10 और 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बचेगा, 10 टू पावर प्लस 13। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधे सीधे लिखेंगे 13 और आंसर हो जाएगा। यहां पे ध्यान रखना, नंबर्स की कोई यूनिट नहीं होती तो हम नहीं लिखने वाले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if there are the 6 number of electrons are counted in a wire for 2 seconds, find the electric current in a wire। क्या पूछा गया है, आई पूछी गई है, करंट पूछा गया है। तो सबसे पहले गिवन डेटा दिया क्या गया है, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n = 6, राइट। और क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 सेकेंड, आई पूछा गया है। अब जरा बताओ आई का और टी का और एन का क्या रिलेशन है, नहीं आई का तो फॉर्मूला याद था, चलो वही लिखते हैं पहले। आई इक्वल्स टू कितना, Q अपॉन टी। अब Q किसके बराबर, ये फॉर्मूला है ना, Q इक्वल्स टू एनई, यहीं पे लिखो एनई अपॉन टी। एंड एनई की वैल्यू क्या है, एन 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 दैट इज द 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1.6 × 10⁻19 अपॉन में लिखेंगे हम क्या, टी। टी कितना है 2 सेकेंड्स, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 सेकेंड्स, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको 0.8, या इधर से 3 कर सकते थे, 48 हो जाएगा। 4.8 × 10⁻19 ये क्या हो जाएगी, एम्पियर। बहुत ही लिटिल अमाउंट में करंट यहाँ पे क्या हो रही है, फ्लो, राइट। अब बात करते हैं किसकी, तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क डन। अब पूछा क्या गया है, सीधे सीधे सबसे पहले लिख लेंगे क्या, वर्क डन, इसके साथ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ब्रिंग अ 3 मिली कूलम चार्ज, यहाँ पे Q है, मिली कूलम है। अब स्टेप समझ गए हो ना, तो अब हम सीधे सीधे यहाँ पे कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मिली कूलम को कन्वर्ट करेंगे तो कितना, 10⁻³ कितना कूलम में। एंड वायर विच इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सप्लाई, मतलब V भी दिया गया है कितना, 12 वोल्ट की सप्लाई है। और पूछा क्या गया है, वर्क। तो अब तो सीधे सीधे रिलेट कर सकते हो, फार्मूला पढ़ा था क्या, V = W अपॉन Q। तो Q = कितना हो जाएगा, सॉरी W = कितना हो जाएगा, W = क्या हो जाएगा, Q इंटू V। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 10⁻³ इंटू 12, तो 12 3 जा 36, तो इसको लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻²। 36 आ रहा था ना, एक डेसिमल प्लेस हमने डिस्प्लेस कर दिया, ये आया किसमें, जूल में। आंसर किसमें आएगा,
वर्क डन किस में लिखेंगे हम? जूल में। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस यहां से आते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में, जो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ओम्स लॉ। ओम साहब के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने बताया कि जो भी कंडक्टिंग वायर है, जैसे अभी बताया था हमने, वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है इसका मतलब इसमें चार्ज फ्लो हो रहे होंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, चार्ज तो फ्लो हो रहे हैं लेकिन उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब भी किसी भी कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और उसमें जो करंट फ्लो हो रही होती है, उस फ्लो का इन्होंने रिलेशन बताया। अभी तक वर्क डन का पोटेंशियल का रिलेशन था, ठीक है, करंट का रिलेशन चार्ज के साथ था। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल करंट के डायरेक्ट रिलेट होता है, कि मतलब जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी और जब पोटेंशियल घटेगा तो करंट की वैल्यू घटेगी। तो डायरेक्ट रिलेशन बताया इन्होंने। तो इसको बोलते हैं क्या? ओम्स लॉ। ओम्स आपने इसको रिप्रेजेंट किया था, इसलिए इसको ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ओम्स लॉ स्टेट दैट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर the potential difference is directly proportional to the flow of the current in that wire. So definition is clear. Now next step, he made that if any proportional sign we will remove, मतलब अगर हम proportional sign कोई भी हटाते हैं तो होता क्या है, एक इक्वल्स टू का साइन आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। याद है ना, ये तो सिंपल सा मैथमेटिक रूल है। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू और इक्वल टू का साइन आएगा और ये आई हो जाता है। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है यहाँ पे, वो बेसिकली होता है क्या? आर। आई, आर इज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब एक नया टर्म सुनने को मिला, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे निकालें तो क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। यही तो होगा ना। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रेजिस्टेंस आया है, इसको लिखते हैं हम क्या? वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को एक ओम ने सिंबल रिप्रेजेंट किया, या OHM, ओम के नाम से लिखते हैं। दिस इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन होगी उसका मतलब कुछ और है। इस फॉर्मूले से अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इज द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई। रेजिस्टेंस नाम से ही लग रहा होगा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? कोई भी चीज जो रजिस्ट करती है, मतलब अपोज करती है। और रेजिस्टेंस अपोज किसका करेगी? करंट का करेगी, क्योंकि करंट ही फ्लो करती है। और जब करंट फ्लो करेगी तो करंट में रुकावट डालती है। करंट में रुकावट डालने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, ऑब्स्टेकल्स या रुकावट, प्रेजेंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर while flowing the electric current, that is termed as what? Electrical resistance. And resistance is simply obstacles. Obstacles मतलब रुकावट। जैसे रोड पे चलते हुए क्या मिलता है? स्पीड ब्रेकर, ठीक है। तो स्पीड ब्रेकर क्या करते हैं? स्पीड स्लो कर देते हैं गाड़ी की। जैसे जा रहे हो, ब्रेकर मिला, ब्रेक लगाया, धीमे हुए, फिर आगे जाओगे। तो अब यहाँ पे लॉजिक आता है, सवाल आता होगा कि क्यों ये धीमे हो जाते हैं, कैसे धीमे हो जाते हैं? तो ऐसे देख लो सिंपली, कि जैसे अभी हमने बताया कि एक वायर है, ठीक है। अब वायर है तो इसमें क्या बह रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स बह रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ बहते हैं? सरफेस पे बहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब इधर की तरफ जा रहे होते हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, ठीक है। और निगेटिव टर्मिनल दैट मींस द कैथोड। और कैथोड पे कौन डिपॉजिट होता है? कैटायन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव की तरफ, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट। तो अब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और वायर में मूव कर रहे हैं तो वायर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मिलियंस नंबर ऑफ हो जाते हैं,
तो जब ये आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, स्पेस कम मिल पाता है तो ये आपस में टकराते हैं, और टकराते हैं तो जितनी करंट जनरेट होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाती है, हीट के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, लॉस कर जाते हैं, राइट। इसीलिए रेजिस्टेंस यहाँ पे जनरेट होता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल टू मटेरियल, इनकी जो डिपेंडेबिलिटी होती है, एक टर्म सुनते हैं हम, resistivity. Resistivity is the property of the material which cause the obstruction. यहाँ पे हम बोलते हैं क्या, resistivity. रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो व्हाट इज रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हिच कॉज द ऑब्स्टैकल्स इन द करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, ठीक है। करंट कंडक्टिंग कैरिंग या करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में जो भी रुकावटें आती हैं रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं क्या, रजिस्टिविटी। ये मटेरियल टू मटेरियल डिफर करती है, जैसे आयरन की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी। तो बेसिकली जितने भी एलिमेंट पीरियड टेबल में माने गए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो रजिस्टिविटी होती है वो किसमें देखी गई है, रजिस्टिविटी, ये सब नॉन कंडक्टर्स में। रजिस्टिविटी के अपोजिट एक टर्म आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, यहीं पे टर्म पढ़ लेते हैं छोटा सा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द फ्लो ऑफ या फ्लुएंसी फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, राइट। तो कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से। ये सिग्मा का सिंबल होता है। और अगर हम बात करें इन दोनों प्रॉपर्टीज की तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपस में रिलेट करती हैं, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। ये हमने बताया क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है रेजिस्टेंस के लिए। जैसे इस वायर की अगर हम बात करें, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम ए मान लें और इसकी लेंथ एल मान लें, तो जो रेजिस्टेंस होता है इसका एक और फार्मूला बनता है जनरल टर्म्स में, वो बनता है क्या, आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, मतलब एरिया के इनवर्स रिलेट करता है और लेंथ के डायरेक्ट रिलेट करता है। मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करें वायर की लेंथ की, तो एज्यूम करो लंबा वायर होगा तो करंट ज्यादा दूर जाएगी, और ज्यादा दूर जाएगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, ज्यादा रुकावटें आएंगी। तो जितना ज्यादा लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस और उतनी ज्यादा रुकावट, क्लियर। फिर बात करते हैं एरिया पे, ये उल्टा क्यों कर रहा है, क्योंकि एरिया मतलब क्या हो गया, अमाउंट ही तो बढ़ रहा है। वायर पतला था, मोटा हो गया, तो मोटा हो गया है तो जाहिर सी बात है जब रास्ता चौड़ा हो जाएगा, पतली गली में नहीं जाना पड़ रहा है, तो बार बार गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगा। तो उसी तरह जब वायर मोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स के कोलाइड करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, कोलिजन कम होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे आर, ये इक्वल हो जाएगा किसके, कांस्टेंट वैल्यू आएगी यहाँ पे। कांस्टेंट वैल्यू क्या आती है, रो एल अपॉन ए, ये तो अभी हम बता चुके हैं। तो जब रो की बात करेंगे तो रो क्या है, रो इज अ रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के इनवर्स रिलेशन है, मतलब जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी उतना ही कम रजिस्टिविटी। जो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि वो क्या है, रुकावट कम डाल रहा है। तो कंडक्टिविटी के टर्म्स में कभी कभी ऑर्डर पूछा जाता है, जैसे अगर हम बात करें वायर की, तो वायर ऑफ सिल्वर एजी की जो कंडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द कॉपर वायर, और कॉपर की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द एल्यूमिनियम। तो इसके टर्म्स में कभी कभी ऑर्डर पूछा गया है कंडक्टिविटी का, सिल्वर वायर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, तब तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि अरे सिल्वर वायर की कंडक्टिविटी है तो हम घरों में वायरिंग किसकी करा दें, सिल्वर की, मत करवाना, ठीक है। कंडक्टिविटी का लॉस तो बच जाएगा, लेकिन एक सबसे पहली चीज तो सिल्वर महंगा आता है, ठीक है।
और जब महंगा आएगा तो चोरों की नजर सबसे पहले आप ही के वायर पे आएगी घर के, तो सबसे पहले आपकी वायरिंग ही खुल के गायब हो जाएगी। तो इसके साथ नहीं, हम जाते हैं किसके साथ, कॉपर के साथ। सस्ता भी होता है और टिकाऊ भी। एल्यूमिनियम के वायर ज्यादातर देखते होंगे, हर जगह देखते होंगे को मिलते हैं। जो हाई एक्सटेंशन वायर होते हैं, बड़े बड़े खंभे होते हैं, उनमें ज्यादातर एल्यूमिनियम वायर ही यूज किया जाता है। सस्ता होता है, ज्यादा अच्छे से डक्टिलिटी होती है इसकी, और हल्का लाइट वेटेड। कॉपर थोड़ा सा हैवी हो जाता है इन कंपेरिजन टू द एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस पे, रो और एल पे। जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो रो की अगर हम बात करें तो रो एक फार्मूला हो सकता है यहाँ पे, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। यूनिट इसकी वही होगी, ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम, और एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखते हैं क्या, ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है। देखते हुए घरों में जो वायरिंग होती है तो अलग अलग तरह के वायर जोड़े जाते हैं, कभी कभी सेम काइंड ऑफ वायर होते हैं, कहीं पे एक ही वायर में सारे बल्ब लगा दिए जाते हैं, कहीं पे अलग अलग वायर में कई सारे बल्ब लगाए जाते हैं। तो इन सब को हम कैसे कंबाइंड करते हैं, कैसे रेजिस्टेंस यूज करते हैं, वो पढ़ेंगे। उससे पहले क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कभी कभी ज्यादातर केसेस में यहाँ पे रेजिस्टेंस के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कि जैसे एक क्वेश्चन है, इफ अ वायर is increased from its original length to 3 times, कितने गुना, 3 गुना। ठीक है। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस चेंज। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस चेंज मतलब एक वायर है, कॉपर का वायर है, लेट हो सकता है उसकी रेजिस्टिविटी कुछ भी हो, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं उसकी। अभी हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर फोकस करना है कि लेंथ ऑफ वायर है कितना, 3। मान लेते हैं एल था, अब 3 गुना कर दिया गया, यानी कि एल लेंथ है। लेट L1, यहां पे हम बात करेंगे, लेट L1 लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू L। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन L2 विल बी 3L। ये तो कहने का मतलब हुआ। अब इमेजिन करो कि एक वायर है, ठीक है, L लेंथ है, तो जब उसको खींचेंगे, खींच रहे हैं, ठीक है, खींचने के बाद वो लंबा होगा, तो क्या वो लंबा होने के साथ पतला नहीं हो जाएगा, होगा ना। जैसे ये वायर है, अगर इसको खींच के बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरह से नहीं दिखने लगेगा। जितने गुना बढ़ाएंगे उतने ही ज्यादा टाइम्स एरिया में कमी आएगी। तो अगर यहाँ पे L1 हमने L माना है, और अगर हम A1 को मान ले A, तो A2 कितना हो जाएगा, A/3। अगर 3 गुना लेंथ बढ़ रही है तो एरिया उतना ही कम हो जाएगा। ये चीज माइंड में ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा गलत देखने को मिलते हैं। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 1/3। तो जब 1/3 हो जाएगा तो अब तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को जनरलाइज करोगे, R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 इंटू A2/A1 लिखोगे, क्योंकि इनवर्स रिलेशन था। तो रेजिस्टेंस L1 हमारे पास कितना है, L, और L2 कितना है, 3L, इंटू A2 कितना है, A/3 तो है ना, A/3। और A1 कितना है, A, तो A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 1/9। तो रेजिस्टेंस जो 2 है वो कितना हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू 9R1, 9 गुना बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक। तो इस टाइप के जो रेजिस्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। उम्मीद है
समझ में आए होंगे।